आप देख रहे हैं कि आज हम महिलाओं को लेकर के एक टॉक शो कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग तो कहेंगे कि महिलाएं वैसे भी चुप नहीं रहती। देखिए, महिलाएं बोलती जरूर है, लेकिन कहाँ बोलती है ये भी आपको देखना पड़ेगा। महिलाएं हमेशा अपने हक के लिए बोलती है, क्योंकि उनको अगर अपनी मुस्कुराहट भी चाहिए ना, तो वो भी समाज से मांगनी पड़ती है। उसके लिए भी उनको बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। तो जो एक महिला को मिला है ना, एक मुस्कुराहट के रूप में भी उसको लेना पड़ा है, उसके लिए प्रयास करना पड़ा है। मुफ्त में उसे कुछ नहीं मिला। हाँ, उसने बाकी समाज को एक सृष्टि की रचनाकार बनकर बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या उसी महिला को उसके घर में, उसके समाज में वो ओहदा, वो मुकाम हासिल है? क्या उसकी एक पहचान, जिसके लिए वो दिन रात अथक प्रयास करती है, जिसके लिए वो लड़ती है, झगड़ती है और बहुत बोलती है, जैसा कि लोग कहते हैं कि कहना नहीं मानती है, तो क्या वो सही है? आज उसको इस स्थिति में लाकर खड़ा करने का जो फलसफा है वो किसके द्वारा पूरा किया गया? तो आज इसी विषय को लेकर के हम लोग आज अपना टॉक शो कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच है अलग अलग पदों से सुशोभित महिलाएं, जिन्होंने अपने प्रयासों से आज अपना मुकाम हासिल करा है। और इनके लिए आसान नहीं रहा ये सफर, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज एक पुरुष प्रधान देश है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है नाजमा जी, जो आदिमा है। उसके बाद हमारे बीच में है रुबीना जी, जो कि एडिटर इन चीफ है। और कल्पना मैम को कौन नहीं जाता, ये महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, केस लड़ती हैं। इसके साथ ही साथ ये ब्राह्मण सभा में भी अध्यक्ष है, समाज में भी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कहना चाहिए कि मुख्य अतिथि हैं, वो तो एक चर्चित चेहरा है, उनको सब जानते हैं। ये हमारे कोटा की, मैं कहूँगी कि हमारी महिलाओं के दिलों की धड़कन है, जो हमारे दिलों में निवास करती हैं। ये कभी भी, इनको कभी भी आप कॉल करो, ये हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। एज अ महिला मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसके बाद हमारे बीच में है रेणु दीदी, और ये रेणु दीदी अग्रवाल समाज में महिलाओं की अध्यक्ष हैं, जो अग्रवाल समाज में महिलाओं के लिए समर कैंप लगाती हैं और लोगों को प्रेरणा देती है और बच्चों को तैयार कर रही है भावी पीढ़ी के लिए। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में है डॉक्टर दिव्या, उन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ा है और ये आज बोर्ड एग्जाम में इन्होंने मार्क्स जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आज हम इनके भी विचार सुनेंगे, क्योंकि ये भी महिला हैं और आज जब इन्होंने 12th पास आउट कर लिया है तो आगे ये क्या सपने देखती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आलिमा जी से, कि आप ये बताइए कि जैसे कि हमने ये देखा है कि देखिए, यहाँ पर मैं जाति पाति धर्म की विशेष बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये देखा है कि हर धर्म में, हर मजहब में, चाहे वो किसी भी जाति प्रधान हो, महिलाओं के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक सीमा रेखा होती है। पुरुष तो हर जगह आज़ाद है ना भाई। अगर आज आपने बुर्का पहना है तो ये आपके मजहब में है, मैं राजपूत हूँ, मेरे यहाँ घूंघट प्रथा है, ठीक है, तो हमें हमेशा कवर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। जबकि पुरुष, आप राजपूतों में देखो, मुस्लिम में देखो, हिंदू में देखो, क्रिश्चियन में देखो, सब एज इट इज आपको कॉमन दिखेंगे। लेकिन जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं वहाँ पर कास्ट नजर आ जाती है। तब आप इस विषय में क्या विचार रखती हैं? और कुछ इस्लाम में मुसलमान, मोमिन मुसलमान पर कुछ चीज़ें नाजायज़ और हराम होती हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, जुआ खेलना, जिना करना यानी बलात्कार करना, ये चीज़ें इस्लाम में सख्त हराम है, सख्त हराम है। प्यारे इस्लाम ने हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की तरबियत दी है। हमारे बीच में रुबीना जी हैं। रुबीना जी, आप ऐसी शख्सियत है जो आप अपना अखबार भी चला रही हैं, आप मुस्लिम समाज से भी हैं, जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। सबसे पहले जो एक स्टैंड लेना था, तब उस स्टैंड के रूप में आप अकेले थे या आपका कोई साथ में हमसफर था, माँ के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, या आपके साथी के रूप में, जिसने आपको हिम्मत और ताकत दी? एज ए मुस्लिम मुझे मेरे फैमिली से, मेरे पेरेंटल साइड से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैं शादी होके आई उसके बाद मेरे ससुराल से ही मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। और जैसे बोलते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, तो मेरे साथ उल्टा है। मेरे पीछे, मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा रोल है इसमें। उन्होंने, मेरे सास ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। जैसे सभी धर्मों में रहता है, सभी तरह के जो लेडीज़ रहती हैं, कोई पढ़ी लिखी भी रहती है, कोई कम पढ़ी लिखी रहती है, लेकिन जैसे मुस्लिम्स में, हम लोगों में ये है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और लड़कों को मतलब ज़्यादा पढ़ाया जाता है। लेकिन आजकल ये स्थिति हो गई कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं और लड़के कम। तो इसीलिए आज से मैं ये चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाइए और उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि वो आने वाली नस्लें संभाल पाएँ और आने वाली जो हमारे मतलब
भारत में जो भी इस तरह से जो चल रहा है, बेटियों का भी जैसे वध कर दिया जाता है, या जैसे मैं आज अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और बाहर भी मैं अच्छा दोनों तरफ अच्छा मेंटेन करके रखती हूँ, घर और चलिए। बाहर दोनों को। कलमा मैम से हम जानना चाहेंगे, आपका क्या मानना है कि जब बाहर औरत कमाने जाती है तो आत्मनिर्भरता के लिए कमाती है, या सिर्फ उसको एक चाम है कि दैट्स इट, मैंने डिग्री ली है तो मुझे कमाना है और अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, एक टाइम था कि महिलाएं वस्तु के रूप में थी जी। और वस्तु के रूप में इसीलिए थी क्योंकि आर्थिक जो पहलू था वो पुरुष के पास था जी। और पुरुष सक्षम को नहीं दोष घुसाई। जब किसी का पैसा होगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, तो वाइफ जब होगी, पत्नी होगी, जब घर में लाई जाएगी तो उनके अकॉर्डिंग उनको चलना होगा। बाकी महिलाओं का सक्षम होना उतना ही आवश्यक है जितना पुरुष का है। आज के परिप्रेक्ष्य में महिला और पुरुष में कोई भेद है ही नहीं। आजकल कुछ लोगों की बात हम करें वो अलग बात जी। है, बाकी ये मानते हैं, जैसे कहते हैं कि महिला परिवार की धुरी जी। है, वो नहीं। आज परिवार की धुरी दोनों है, मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों परिवार की धुरी है। और ये जो यहाँ महिलाएं जो दिख रही हैं, ये अपने परिवार के सहयोग से ही हम आज यहाँ हैं। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कभी वकालत करनी होगी या मैं कभी जॉब करूंगी। शादी के बाद, जॉब लगने के बाद जॉब छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना। आई वांटेड टू बी अ हाउसवाइफ। मैं चाहती ही नहीं थी, कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाई करने से। तो राखी मैम, जैसे कि आपका तो क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया, एक हाउसवाइफ और एक राजनीति परिवार, मतलब दो तरीके के परिवार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति परिवार में चलना मतलब तलवार की धार पर चलना होता है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे, मतलब आपकी सोच क्या थी, क्योंकि आप एकदम से सडनली इस क्षेत्र में आई? देखिए, राखी गौतम जो कि मेरा नाम है, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को इस टॉक शो में इनवाइट किया। देखिए, राखी गौतम नाम निश्चित रूप से जब मेरा नाम जिस दिन रखा गया उस दिन मेरी पहचान सिर्फ मेरे फादर से हुआ करती। और शादी के बाद जैसा कि हर महिला का नाम होता है वो अपने पति के नाम से जोड़ा जाता है, लेकिन राजनीति में उतरने के बाद शायद अब मेरे नाम से मेरे फादर को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, ऑल ओवर सबको जानते हैं, तो एक निश्चित रूप से गर्व फील होता है। इसमें कोई दोहरा नहीं है। पर इसके लिए मैं कहूँगी कि महिलाओं को सशक्त बनाने में उसकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी वजह से आज हम सब यहाँ पे जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, शायद इसी की एक मिसाल है। और आने वाला जो समय है वो धीरे धीरे हर बेटियों के लिए, हर वुमेन्स के लिए स्पेशल होने जा रहा है। इसमें सब अब जागरूक हो गए, हर समाज के, हर धर्म के व्यक्ति जागरूक हैं और सोचते हैं कि हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहुएं आगे बढ़ें। और रही बात राजनीति में आने की, तो जिस दिन पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ी उस समय मेरी खुद की डॉटर 1.25 साल की तकरीबन थी, 1.25 साल 1.5 साल की। तो जैसे ऑफर आया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि आप समाज सेवा, जब मेरी शादी हुई थी थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो जनरली मोहल्ले की जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम इन्वॉल्व हो जाया करते थे। इन्वॉल्व से मतलब जैसे कहीं नाली की सफाई करनी है तो हम बोल देते थे आगे होकर के, भैया ये नाली सफाई रखो आप, जो हमारा उस समय पार्षद हुआ करता था, तो हम उसको बता दिया करते थे कि भैया यार थोड़ा साफ सफाई हो, आपको जनता ने चुना है। इस तरह की बातें थी। उस दौरान ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, शहर के शीर्ष नेतृत्व ने या तो ध्यान दिया और मेरे हस्बैंड भी खुद भी काफ़ी सक्रिय थे हर तरह से। तो पता नहीं कैसे योग संजोग यूँ कहें कि बना और उस समय ऑफर आया और शायद कहते हैं कि जो मंजूर होता है फिर वही होता है। तो मैंने फर्स्ट इलेक्शन फाइट किया और फर्स्ट इलेक्शन में सबकी सहमति से, आपको ध्यान होगा, पूरे शहर में रिकॉर्ड मतों से मैं जीती पार्षद, एज ए पार्षद के तौर पे। और मेरा जो कार्यकाल रहा वो एकदम मैं खुद के मुंह से तो क्या कहूँ लेकिन बेहतर रहा। इस वजह से लोगों का बहुत प्रेम, स्नेह और जो विश्वास मैंने कायम किया, शायद आज उसी की बदौलत में आज शहर जिलाध्यक्ष होने के नाते इस मुकाम पे सुशोभित हूँ। और मैं महिला कांग्रेस की भी स्टेट प्रेसिडेंट रही क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने मुझको विश्वास जताया कि महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए, महिलाओं की पीड़नता के लिए शायद हम आवाज़ उठाएंगे उनकी और उन्हें
जहाँ कहीं भी हमारी आवश्यकता है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इसी वजह से आज इस मुकाम पे हैं हम। और मैं क्योंकि राजनीति से आती हूँ तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आने वाली जो बेटियाँ हैं हमारी, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी की जात की हो, लेकिन एज ए पेरेंट्स होने के नाते भी कि वो अपनी बेटियों से पूछें यदि उन्हें राजनीति में आना है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं हम कि आप लोगों की मदद कर पाते हैं, उनकी समस्याएं सुन पाते हैं, आप डायरेक्टली उनके हार्ट टचिंग वाला जो सिस्टम है शायद वो कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यदि आपकी बेटियां स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में या एजुकेशन में जिस भी फील्ड में जाना चाहें एज ए पेरेंट्स होने के नाते, क्योंकि अभी अर्चना जी ने मुझसे कहा कि आप राजनीति में आए तो आपको ज़्यादा बेटर लगता है या सिर्फ एक हाउसवाइफ होती है तो ज़्यादा अच्छा। देखो, हम जहाँ हमने जो सीखा है, हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया है, आप जब भी जिस किरदार को जी रहे हैं, चाहे वो आप पत्नी के रूप में जी रहे हैं, एक माँ के रूप में जी रहे हैं या और कोई प्रोफेशन जहाँ भी हो आप, अभी जैसे हमारे पास में वकील साहब भी बैठे हैं, एज ए पत्रकार महोदय भी बैठी हैं और समाज की एक अध्यक्ष हैं वो भी बैठी हैं और एक हमारी बहन बैठी हैं, तो इन्होंने सबने अपने अपने व्यू बताए। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि जो भी जिस किरदार को जिस समय जी रहा हो, चाहे वो एक बहन के रूप में जी रहा हो, पत्नी के रूप में जी रहा हो, माँ के रूप में जी रहा हो या सास के रूप में जी रहा हो, उस किरदार को यदि हम बखूबी निभाएंगे तो निश्चित मानिएगा कोई भी रिश्ता हो वो और आगे बढ़ेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ इस टॉक शो में कि आपने मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू। हाँ, तो रेणु जी अब आप बताइए कि आप बिल्कुल हटके समाज से आते हैं, अग्रवाल समाज। तो बहुत कम लोग इस समाज के बारे में जानते हैं, तो अग्रवाल समाज में महिलाओं के ऊपर कितनी आज़ादी और कितनी पाबंदियां हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और मेरी लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो एक छोटे से गांव में हुई थी और मैं हूँ ग्वालियर से। तो ग्वालियर से जब मेरी शादी खातरी हुई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक तो ग्वालियर एमपी और दूसरा राजस्थान, तो वहाँ लंबा लंबा घूंघट करना और वहाँ के रहो। फिर मैं वहाँ उस टाइम आज के 89 में मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, तो उस टाइम शायद लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे गाँव में। और मैं जब पढ़ी लिखी होकर गाँव में आई, घूंघट करना, गाँव के माहौल में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस लाइफ को जीना। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो मेरी शादी हो गई, ईश्वर ने जो मेरे लिए लिखा है उसको आगे बढ़ाना है। जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपने बच्चों के माध्यम से मैंने अपनी लाइफ जी है। उन बच्चों को यहाँ कोटा लेकर आई, उनको पढ़ाया मैंने और इस समाज में भी अपना इन्वॉल्व किया और समाज को इतना बढ़िया आगे बढ़ाया है। हर साल मैं एक समर कैंप भी लगाती हूँ बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे अपनी हेल्थ के प्रति और अपनी एक्टिविटी के प्रति मजबूत हुए कि भाई हमें कैसे आगे रहना और कैसे क्या करना है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब पूरा सफ़र तय करना। और जब मैं अपनी बेटियों को यहाँ लेकर आई पढ़ाने के लिए, तो मतलब गांव में से मुझे यहाँ लाना बहुत मुश्किल था। और आज मैं उस मुकाम में पहुँच गई कि एक मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, एक बेटी सीए है और उसको मैंने जिया है उन दोनों बेटियों के माध्यम से अपनी लाइफ को। तो मैं अब ये कॉमन सवाल है जो आप पांचों से 5 पंच हैं अभी इस वक्त, आप हमारे 5, वैसे तो 4 स्तंभ होते हैं देश के, लेकिन महिलाएं तो एक्स्ट्रा चल सकती हैं। मतलब आपके टाइम की स्थिति आप जैसे देखते हैं कि तब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन सुरक्षा को लेकर के एक सवाल है मेरा कि तब महिला की सुरक्षा और आज महिलाओं को जब इतनी छूट है, तब रेप केसेस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें, धोखाधड़ी, ये केसेस बहुत आजकल हमें न्यूज़ में सुनने को मिलते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि पहले घर में रहती थी औरतें, वो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन था कि वो एक मतलब लिटरेट नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ थी, सेफ जोन में थी, इज्जत था, मान सम्मान था। एक गाड़ी खड़ी हो जाती थी तो 5 लोग रुकते थे, मैडम क्या हुआ। लेकिन आज बिल्कुल 2026 की बात मैं करती हूँ तो बिल्कुल सिनेरियो उल्टा है। अगर किसी लेडीज की गाड़ी खड़ी हो तो लोग डर के मारे कि ऐसा ना हो हम पे केस लगा दे, वो आगे निकल जाते हैं, चाहे आप रात हो चाहे बिल्कुल सुनसान हो। आजकल वो एक दया भावना महिलाओं के प्रति सेकंड वाले पार्ट की जो है वो खत्म सी हो गई है। तो महिलाओं की जो ये वाली जो इज्जत इंक्रीज हुई है, ये इस मतलब क्यों है ऐसा? महिलाएं शिक्षित हुई हैं, अपना एक वर्चस्व लिया है। और देखिए जैसा कि कल्पना मैम ने कहा था, अपवाद हर जगह होते हैं, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन 4 महिलाओं के गलत होने से इसका प्रभाव पूरे समाज की महिलाओं पर जो पड़ रहा है, उस विषय पर आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा परवरिश का बहुत अंतर है जी। कि अपन अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं जी, उसका ही असर बेटियों पर पड़ रहा है। अगर हम अच्छी शिक्षा देते हैं
तो बच्चे अच्छी तरह अपनी एजुकेशन और सब कुछ पूरा करके आगे बढ़ते हैं। और अगर हमने शिक्षा नहीं दी उनको तो वो गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि वो आज़ादी का मतलब नहीं समझते। वो तो केवल ये रहना समझते कि हम बाहर आ गए और हमें पूरी आज़ादी मिल गई। हकीकत क्या है ये माँ बाप बताएंगे उनको, तभी बच्चे समझेंगे। जी देखिए अर्चना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। निश्चित रूप से पहले के समय में और आज के समय में जो अंतर आया है बेटियों के लेकर के, स्पेशली माता पिता उस समय भी उनको लेकर के चिंतित हुआ करते थे और आज भी, लेकिन एक जो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे जो अंतर आया है, मैं समझती हूँ कि पहले के लड़कों में स्पेशली इस तरह की भावना हुआ नहीं करती थी कि भाई ये बेटी है और ये बेटा है। और काफ़ी बड़े हो जाते थे तब भी हम लोग सब साथ खेला करते थे और घंटों तक खेलते थे। तभी पेरेंट्स नहीं ढूंढते नहीं थे कि भाई हमारी बेटी कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है, और सब इजीली मतलब एक परिवार के रूप में खेला करते थे। लेकिन आज जो शायद मैं सबसे बड़ा जो योगदान दूंगी वो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा। सोशल मीडिया इतना गंदी चीज़ हो गई, यूँ कहें कि जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चों के लिए कहूँगी और सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स कोशिश करें कि कम से कम उन्हें स्कूलिंग टाइम में तो फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि यदि बच्चे फ़ोन के आदतन हो जाते हैं तो शायद, अब सोशल मीडिया में सब तरह की चीज़ें चलती हैं और आपने देखा होगा हमेशा से जब हम छोटे थे तब हम टीवी चैनल देखा करते थे और उस टीवी चैनल में अच्छी बात भी होती थी और बुरी बात भी होती थी। लेकिन ये मानव प्रवृत्ति है कि गंदी आदत हमें जल्दी कैच करती है ना। आप देखिएगा कहीं भी कोई भी अच्छा काम कर रहा होगा ना तो उसे देख करके हम आगे निकल जाते हैं। आज की भी स्थिति ये है कि हम कोई भी अच्छा कोई व्यवहारिक काम कर रहा होगा तो आगे निकल जाते हैं, है ना। कोई लिफ्ट मांग रहा होगा तो हम आगे निकल जाते हैं। मतलब व्यवहारिकता में जो अंतर आया है, और कहीं लड़ाई हो रही होगी तो हम गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे बाकायदा और देखेंगे। तो ये मानव प्रवृत्ति है कि हम गलत चीज़ों पे जल्दी से फोकस करते हैं। हमें आगे के लिए सोचना पड़ेगा, तभी जा करके हम समझते हैं कि बेटियों और बेटों में जो अंतर है वो कम हो जाएगा। कल्पना मैम, जैसा कि आप जानते हैं केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तलाक के भी बहुत आ रहे हैं। 2 महीने 3 महीने शादी को होते हैं और महिलाएं सेपरेट होना चाह रही हैं। चाहे वो, मैं धर्म जाति की बात नहीं कर रही हूँ, एक रेश उठा के देखिए तो ये चल रहा है। इस पर भी एक एलिगेशन लगता है कि और पढ़ाओ लड़कियों को और इंडिपेंडेंट बनाओ, ये उसका नतीजा है, ये एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो आपका क्या विचार है मैम? देखिए कि कानून बना है बहुत अच्छा, महिलाओं का जो वर्क प्लेस पर जो हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट, उसके अगेंस्ट में जो कानून बना है बहुत अच्छा कानून है। लेकिन उस कानून का कई बार मिसयूज भी हो जाता है कि जरा सी कोई बात हुई और हम शिकायत कर देते हैं। तो ऐसी बातों का भी हम ध्यान रखें, नहीं तो कानून और कानून के साथ साथ जो एरिया समाज है, समाज का भी दायित्व बनता है कि समाज भी महिलाओं को एक अच्छा सा वातावरण, जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनको एक ऐसा वातावरण मिले कि घर में चिंता नहीं रहे कि हमारी बेटी बाहर जा रही है, वहां पर क्या होगा, वो जब वर्क प्लेस पर पहुंचेगी तो वहां पर क्या होगा। तो इस तरह से अच्छा सा एक वातावरण मिलता है। तो निश्चित रूप से महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम आश्वस्त रहे, कोई घबराए नहीं। जो आपने कहा कि सोशल मीडिया से हम ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं उसका रेप हो गया, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। हाँ, घबराए नहीं, लेकिन हम सुरक्षित रहे, अपने बच्चों को सबको संरक्षित रखें। और हम जो जागरूक करते हैं उसमें भी यही बातें होती हैं कि आप जहां भी जा रहे हैं, जैसे भी हैं, आप जो काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी महिलाओं के लिए, हम कहीं भी जाएं, हमारा अपना जो कार्य है उसके अनुसार अगर हम काम करते हैं, हम दिखते हैं तो आदि साधारण आदमी की तो हिम्मत ही नहीं कि वो हमसे लिबर्टी ले ले। बिल्कुल, हमारे खुद के एक्शन होते हैं कि दूसरा आदमी लिबर्टी लेता है। और कई बार परेशानियां ये भी हो जाती हैं, एक्सेप्शन जो ये भी है कि ये देख लेते हैं कि ये महिला अकेली है, इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसको लोग मोहरा बना लेते हैं या उसको टारगेट कर देते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगी कि अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जी बिल्कुल, बजनी चाहिए। जी, जैसे कि देखिए अखबार का जब आपने विचार किया तो आपको नहीं लगा कि सारे जितने भी एडिटर हैं वो सब पुरुष वर्ग के हैं, सब कहीं ना कहीं, तो फिर ये अलग से हटकर जो विचार आया
तो लोगों ने इसको कैसे अप्रिशिएट किया, कैसे देखा होगा? देखिए, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, जैसे कि आपने मुझसे पूछा अभी कि अलग हटके एक प्रोफेशन मैंने चुना है इसको, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब जिस भी फील्ड में गई हूँ तो मैंने ये देखा है कि औरत की भी इज्जत जो सेम प्रोफेशन के हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो मैं इस फील्ड में आई तो मेरे जो कलीग हैं तो वो मेरे साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं और मेरे साथ भी वही सेम रेस्पेक्ट से रहते हैं। और ऐसा कभी मैंने कोई फेस नहीं करा कि मुझे किसी ने हैरेसमेंट करा हो, या जो मेरे साथ है, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, जी। वो इज्जत सम्मान मुझे मिलता है जी। वही उसी तरीके से सब मुझे सम्मान देते हैं। मैं सम्मान देती हूँ, वो मुझे उसी तरीके से सम्मान देते हैं। चलिए, थैंक्स टू। हमारे बीच में डॉक्टर दिव्या भी हैं जो डेंटिस्ट हैं। जैसे कि देखिए कि आप एक डॉक्टर हैं, जब आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो जेंडर इक्वालिटी आप खुद समझती होंगी कि मुझे चाहिए वहाँ ऑफिस में। तो क्या एक ऑफिस में जेंडर इक्वालिटी मिलती है? घर में तो मिलती है, कई घरों में नहीं भी मिलती है, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो दैट मीन्स आपको घर में तो इक्वालिटी मिली है, लेकिन क्या वर्किंग प्लेस पे भी सेम व्यवहार जो एक दूसरे डॉक्टर्स के साथ होता है वो फीमेल डॉक्टर के साथ सेम रहता है या कुछ ऊपर नीचे रहता है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू मैम, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। जो आपने अभी जेंडर इक्वलिटी की बात की है ना, थोड़ा जोर से। बीइंग अ डेंटिस्ट, दांत उखाड़ने का काम है मेरा, जो आप लोग सब लोग जानते हो। मुझसे सवाल हुआ है आप मैम दांत उखाड़ लोगे? तो मेरा भी सीधा सीधा सवाल होता है, सर आप पैसे दे पाएंगे? मैं तो जबड़ा उखाड़ के दे दूंगी, आप पैसे दे दीजिए। ये सवाल आज भी मैं 2018 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इनिशियली मैंने गुड़गांव में काम किया, दिल्ली में। मुझे दिल्ली में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी मुझे राजस्थान में प्रॉब्लम आई। मेरी पर्सनालिटी और हो सकता है शरीर को देखने के बाद लोगों के मन में ये पहला सवाल होता है, दांत निकाल लोगी? तो ये आज भी मैं फेस कर रही हूँ। जेंडर इक्वालिटी यहीं से आप समझ सकते मतलब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी 6 फीट होती, थोड़े से तगड़े होते, तो आप उनको क्या लगता है छूती दांत निकल जाता है? नहीं, उन्हें लगता है दांत निकालना शायद लड़के ज्यादा अच्छे निकाल पाते हैं, थोड़ी शरीर मजबूत टिकाऊ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट टेक्निक। हम टूटे हुए जबड़े भी तोड़ते हैं और जबड़े तोड़ते भी हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। आप एक मौका दीजिए। जैसा कि आपने बताया, देखिए गुड़गांव जो है हमारे भारत का पेरिस जैसा होता है, बहुत सुंदर शहर है। हाँ जी। वहाँ चले जाओ तो मतलब आने का सच में मन नहीं होता। और दिल्ली एक फ्रीडम शहर मान लीजिए जहाँ पर कभी रात नहीं होती है। यस मैम, ठीक है, तो दिल्ली में भागा दौड़ी है सेम बॉम्बे जैसी, लेकिन कोटा राजस्थान में आप हैं जो कि एक बिल्कुल शांत शहर है। यहाँ काम किया तो क्या, नहीं किया तो आप इंजॉय कर सकते हो। आपके पास 24 आवर्स होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं, यहाँ कोई हेडेक लेके काम नहीं है, बिल्कुल चिल मारते हैं सब लोग। तो वहाँ के काम में और यहाँ के काम में, जैसे आपने कहा कि यहाँ राजस्थान में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? मैम ये आपने बहुत अच्छी बात कही। गुड़गांव कभी सोता हुआ ऐसा शहर है कि जो कभी नहीं सोता। कोटा मुझे सुकून मिला। यहाँ की अच्छी चीज़ क्या लगी, संडे में यहाँ लोग अपने परिवार को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, या भले BMW वाला है, वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यहाँ पे दुकान लेट खुलती हैं। आई हैव ग्रोन यूपी, राजस्थान, चंडीगढ़। आई हैव टू गो ईच एंड एवरीवेयर फॉर सेमिनार, इवन साउथ में भी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, आराम से काम कर रहे हैं, सुकून है यहाँ थोड़ा, तो मुझे चिल करते हैं। मैंने आपसे कहा ना यार, टेंशन नहीं है कोटा वालों के पास। हाँ नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी तो फिर आपको मतलब आप इतनी सारी जगह में बेस्ट जो सोसाइटी मानती है वो कोटा को ही वोट करती है कि गुड़गांव या दिल्ली? मैम अगर आपको भागती हुई जिंदगी चाहिए तो नहीं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ, आप किसको वोट करते हैं? कोटा को, गुड़गांव को, दिल्ली को, साउथ को, जहाँ जहाँ भी आप गई हैं अभी तक? मैम सुकून के लिए कोटा है जी, एजुकेशन के लिए साउथ है जी, और दिमाग से थोड़ा तेज जाना है तो आप यूपी साइड जा सकते हो। दिल्ली में आप अगर औरत हो तो दिल्ली ज़रूर जाएं, 1 साल 2 साल ज़रूर रहें। दिल्ली से आवाज़ आती है औरतों के गले में, मुझे नहीं पता कैसे ज़ुबान आती है। फ्रीडम का असली मतलब मैंने तो शायद थोड़ा दिल्ली से सीखा है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, वहाँ क्राउड भी है, तो जितना क्राउड होगा प्रॉब्लम्स उतनी इंक्रीज होंगी, तो सॉल्यूशन पे वर्क उतना ही होगा। मैम स्ट्रगलिंग का ऐसा है, मैंने भी मेट्रो में धक्के खाए हैं। जी, आप सभी मेजेंटा लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, आप कोई भी लाइन बोलें, मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक मैंने सभी में स्ट्रगल किया और अभी भी बराबर कर रही हूँ। फिर वो हैबिट में आ जाता है एक्चुअली। इनिशियली आपको स्ट्रगल लगता है, फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल मजा आने लगता है। हाँ, जैसा कि कल्पना मैम आपने देखा कि हमारे टॉक शो में महिलाओं को लेकर के
कहती हूँ अगर आपको चंद शब्दों में ऐसा समरी बोलना पड़ेगा। देखिए, चैरिटी बिगिनर्स फ्रॉम होम, हमारे घर से ये सब चीज़ें आती हैं। कॉन्फिडेंस भी हमारे साथ, जब बेटियों के साथ घर में अच्छा व्यवहार होता है तो वो कॉन्फिडेंस हमेशा पूरे लाइफ लॉन्ग झलकता है। आंखों में सपने लेकर, मुट्ठी में भरकर आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाए, माना सूरज सा तेज नहीं, जी। दीपक सा जलता देखोगे, जी। तुम मेरी हद रोशन करने में मुझको कब तक रोकोगे। वाह, जैसा कि आज आपने देखा टॉक शो, ये टॉक शो महिलाओं से रिलेटेड था, क्योंकि समाज में संघर्षशील एक मुस्कुराहट के लिए अगर कहीं कोई कर रही है तो सिर्फ महिला कर रही है। ऐसा नहीं है कि पुरुष संघर्ष नहीं करते। अगला टॉक शो हमारा होगा पुरुषों के साथ, तो बनते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल जो कि ये है। तो याद रखिएगा कि अपनी तो आदत है, हम कुछ नहीं कहते, कहना यहाँ आप ही को है। और कैसे कहेंगे? लाइक, कमेंट और शेयर करके। तब तक के लिए धन्यवाद।